नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षायान अकेडमी पर। चलिए देख रहे हैं हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सीटेट जो आपका एग्जाम शुरू हो चुका है। तो हम लोग ईवीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं और आप लोग ये इस पेपर को सॉल्व करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है, पढ़ लेते हैं पहले। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। मतलब रो कर भी मुस्कुराने का मजा जो आता है वो भी कुछ और होता है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा होती है। जो हारते हैं सब लोग अपने आप को नर्वस फील करते हैं बाद में, तो हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। हार के बाद जीतने का मजा भी कुछ और होता है। ठीक है, तो आप लोग हार मारे निराश ना हो। हार के बाद भी जब आप जीतेंगे तब वो मजा आपको याद दिलाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है, क्या होगा ये देख लेते हैं। सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, CCE। इसमें आपका आंसर देखें क्या होगा कि शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं कहना कि तुम अपने स्वयं का आकलन करो। तो स्वयं आकलन है तो असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग या असेसमेंट फॉर लर्निंग या CCE होगा। इसमें आपका जो बेस्ट आंसर जाएगा, मतलब खुद का आकलन किसमें करते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब सीखने के लिए समान आकलन, अपने खुद का आकलन असेसमेंट एज लर्निंग में जाएगा आपका आंसर सही। आपका आंसर जो है ये सही है। और सीखने का आकलन क्या होता है, ये आपका जैसे शिक्षण जो होता है, शिक्षा समाप्त हो जाती है प्रक्रिया, जैसे एक योगात्मक मूल्यांकन करते हैं जब लास्ट में, उसके लिए होता है। और सीखने के लिए आकलन जो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपके शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही चलती है। ठीक है, तो आपका जो सीखने के लिए खुद का आकलन करते हैं वो आपका असेसमेंट एज लर्निंग है। ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। मतलब कि विद्यार्थी के क्या आकलन करना है और गुणात्मक आकलन है। तो देखते हैं क्या है। दृष्टांत अभिलेख है, पेपर पेंसिल परीक्षण है, कार्य पत्रक है या कर्म निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अगर गुणात्मक करना है तो क्या हो सकता है, पेपर पेंसिल से कर सकते हैं नहीं, कार्य पत्रक वर्कशीट देकर नहीं, रेटिंग स्केल गुड बेटर बेस्ट बताकर नहीं। लेकिन आपका जो दृष्टांत अभिलेख है ये आपके गुणात्मक आकलन का हिस्सा है। ठीक है, ये आपका क्या है, दृष्टांत अभिलेख आपका इसमें सही होगा, ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों मतलब त्योहार के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई त्योहार है उसमें बच्चों को बताया कि आप अपने मतलब स्थानीय कुछ मतलब सामान पदार्थ को लाइए, उसके लिए अपने घरों को सजाने भजाने में प्रयोग करिए। ठीक है, तो आपको इसमें मतलब क्या उस चर्चा क्या उद्देश्य हो सकता है, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। रचनात्मकता आ गया, मतलब ये सही पॉइंट है। ठीक है, ये आपका पहला सही है कि इससे छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि होगी। फिर दूसरा है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग और फिर करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। ये भी सही है क्योंकि उसका स्थानीय वस्तुओं का जो प्रयोग करेंगे बच्चे, फिर अपनी उनकी कला और संस्कृति उससे क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। बाहरी मतलब क्या होता है, कुछ विदेशी वस्तुएं जैसे दीपावली में हम लोग जलाते हैं क्या, चाइनीज लाइट सब जलाते हैं रंग बिरंगी, तो वो सब क्या होगा, स्थानीय नहीं है। तो आपके स्थानीय वस्तुओं जो उपयोग में आएंगे उनको हम संस्कृति को सुरक्षित कर लेंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, क्या स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। हाँ, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे जो वो होते हैं हस्तशिल्प वाले कार्य करते हैं उनको मदद मिलेगी, उनकी सहायता होगी। ये भी सही है आपका, ऑप्शन A B C तीनों सही है। लास्ट है, यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है। ये भी सही है, क्या होती है, स्थानीय वस्तुएं सस्ती भी होती हैं। ठीक है, तो ये भी सही है आपका, ऑप्शन डी। मतलब सभी सही है, ABCD। ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ABCD लास्ट वाले में है आपका, ABCD। ठीक है, ABCD। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ वाहन मतलब व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। ईवीएस की शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की कि वह छात्रों को क्या मतलब प्रेषित करेंगे, संप्रेषित करेंगे। ठीक है, एक ईवीएस की मतलब छात्र मतलब शिक्षक है, वो चर्चा हो रही है, क्या हो रही है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति वाहन का इंजन बंद नहीं कर रहे हैं, तो उसको उसके बारे में क्या बोल सकती हैं।
वायु और ध्वनि प्रदूषण बताएंगे, हाँ होगा, क्योंकि वहां पे वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण फैलेगा ही, इंजन है, चल रहा है, स्टार्ट है, बोल रहा है। अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ये भी बताएंगे कि अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं जिसका मतलब दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते, अगर एक बार नष्ट हो जाएगा तो इसको हम एक मतलब कि समझदारी से इसका उपयोग करें, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, मतलब जो ये प्राकृतिक संसाधन हमारे जो मतलब प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहे हैं, इससे मतलब क्या हो सकता है, दुरुपयोग हो रहा है ना, तो ये भी सही है। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, तो ये भी सही है समझ लो, क्योंकि सरकार कुछ कदम ज्यादा उठा नहीं पा रही है, क्योंकि वाहन क्या जरूरत है वो भी एक दूसरे पर कोरिलेट होते हैं हम लोग, तो मतलब सब सही है इसमें भी। आपका इसमें ऑप्शन बना नहीं है लेकिन चारों सही है, ठीक है, आपके चारों ऑप्शन सही है इसमें, कूट में आएगा ABCD तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें मतलब फूल आते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से विकास करना चाहता है, किस चीज का विकास करना चाहता है? ऑप्शन क्या है? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, ठीक है, छात्रों में जिज्ञासुता, ये भी सही है, फिर प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, बस सौंदर्य के अजूबे देखना, ये नहीं, EVS की मतलब कक्षा है तो उसमें अजूबे फजूबे नहीं चलेगा। फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद आ गया, ये भी कट जाएगा, आनंद लेना। आपका A भी सही होगा इसमें, कि उसमें आंकड़ों को दर्ज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे और छात्रों में जिज्ञासा बनी रहेगी। ऑप्शन A और B दोनों सही है, ऑप्शन A भी सही है आपका। अगला प्रश्न, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि, एक रूढ़िवादी छवि तो मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या होगा? बताना है कि जो एक रूढ़िवादी छवि मतलब प्रस्तुत करना है व्यवसाय संबंधित, उसमें विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है, तो तरीका बताइए क्या होगा? सामाजिक मीडिया होगी, सोशल मीडिया नहीं, नुक्कड़ नाटक, स्टेट प्लेस, हाँ ये हो सकता है, समाचार पत्र बस देख के, रेडियो सुन के नहीं। आपका जो नुक्कड़ नाटक होता है, गली गली मतलब दिखाते हैं एक मतलब नाटक करके, कठपुतली वाला कुछ ऐसे संबंधित, तो वो आपके क्या होंगे, एक रूढ़िवादी छवि को प्रस्तुत करते हैं व्यवसाय संबंधित, ठीक है, आपका ऑप्शन B सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार मतलब क्या है? पोचिंग मतलब के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे मतलब कि जानवरों को जो शिकार हो जाते हैं खाल के लिए, सींग के लिए, उनके मतलब कि प्रति संवेदनशील कैसे बना सकते हैं बच्चों को, इसके विधि प्रभावकारी कौन सी होगी इसमें बताना है। वाद विवाद करके, बात मतलब कि दूसरे डिबेट बैठा के नहीं। समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, हाँ ये हो सकता है। पोस्टर प्रस्तुत करना नहीं, नारे लिखना नहीं। आपको जो देखें समाचार पत्र की जो हम कटिंग कोई बच्चों को दिखाएंगे, पेपर कटिंग की, यहाँ पे देखिए कि यहाँ इस स्थान पे इस अनधिकार शिकार हो रहे हैं जानवरों का, तो उसमें क्या होगा, बच्चों को एक मतलब उनके अंदर संवेदनशीलता की उत्पत्ति होगी, जिस कारण से वो इसके प्रति वो होंगे, जागरूक होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें B सही होगा। अगला प्रश्न, एक EVS पर्यावरण अध्ययन जो हमारा विषय है कि शिक्षिका NCERT की एक पाठ एक फुलवारी पढ़ा रही है, फुलवारी एक विषय है, शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, पूछा है किस संसाधन का उपयोग करना है। ऑप्शन देखिए, भारत का मानचित्र प्रयोग कर सकते हैं, फुलवारी पढ़ाना है, ठीक है, हाँ फुलवारी, हमारी फुलवारी एक किताब होती है, मधुबनी चित्रकला ये भी बताएंगे कहाँ से रिलेटेड है, विभिन्न स्थानीय फूल बता सकती हैं, हाँ, कार्यपत्रक वर्कशीट देंगे, हाँ चारों सही लग रहा है कि मानचित्र से भी बताएंगे, मधुबनी चित्रकला और स्थानीय फूलों के बारे में बताएंगे, और वर्कशीट बाद में दे देंगे करने के लिए बच्चों को, तो ठीक है, इसमें चारों सही लग रहा है हमको, ऑप्शन A भी सही, C D सब, और A भी सही, देखो इसमें कहाँ है, ऑप्शन A पे सब है, ABCD सही है। अगला प्रश्न है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, ठीक है, क्या है, भोजन संरक्षण की तकनीकियों, इसके लिए सब उत्तम युक्ति होगी, क्या होगी उत्तम युक्ति बताना है। ऑप्शन देखिए क्या है, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप का चार्ट बस बनाकर उसका उपयोग करना, नहीं कट जाएगा ऐसे ही। अगला ऑप्शन है, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, नहीं नमूने बस दिखाना, सबसे उत्तम पूछा है। विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुत करना, छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, ये भी नहीं है। लास्ट में देखिए क्या, आपके पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना, बेस्ट पॉइंट यही है, अवलोकन करना। जब अवलोकन करना आ गया समझ लो EVS में ही सबसे उत्तम माना जाता है, अन्वेषण करना, अवलोकन करना, ठीक है। आपका लास्ट जो ऑप्शन है यही सही है
कि हम आस पड़ोस में जाएंगे, घूम टहल के उसके स्थानीय जो क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे, देखिए कैसे यहाँ पे कोई चीज कैसे संरक्षित किया जाता है किसी वो खाद्य पदार्थ को। ठीक है, तो आप बच्चे उसको देख के समझेंगे, ज्यादा मतलब उनके अंदर वो भावना बनी रहेगी। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर, उत्सव मतलब त्योहारों पर विचार विमर्श किया है। ठीक है, विचार विमर्श किया है। क्या किया है? विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम होते हैं, ठीक है, पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने के लिए कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है, कोई एक त्योहार है जो पूरे मतलब सबके लिए समान होता है, सब उसको धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या मतलब समझाना चाहता है, संकल्पना क्या हो सकती है कक्षा में विचार करने की। ऑप्शन देखते हैं क्या, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य बताना। हाँ, हो सकता है। विभिन्न संस्कृतियों में एकता। ठीक है, उत्सव में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। नहीं हो सकता है, क्या पता। उत्सव हमें शांति और आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं, ये सब नहीं है आपका जो इसमें सही। हमारे जीवन में उत्सव के मूल्य होते हैं, कुछ मतलब कि उनके एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे जीवन में जो पहला ऑप्शन है, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, यही सही है आपका, सबसे बेस्ट यही लग रहा है, ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न मतलब अनाज के कटोरे में रखने के लिए कहा। ठीक है, कुछ दाने मतलब अनाज के दाने को कटोरे में रखने के लिए कहा। फिर उसके बाद उसने उनको एक वर्कशीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन अन्न जो रखे हैं खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा, पूछा है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होगा, पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। छात्रों को घर में व्यस्त रखना। ठीक है, छात्र इसमें क्या होंगे, घर में बंधे रहेंगे, वो अपना देखेंगे, छोड़ देंगे, मतलब अपना देखेंगे, आएंगे चिड़िया खाएंगे दाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा उनका। ये नहीं होगा, सबसे सही क्रियाकलाप पूछा है। छात्रों को उन पक्षियों के संवेदनशीलता जो कि लुप्त होने के कगार पे हैं, संवेदनशील करना। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अभी पॉइंट मिला नहीं है सही। ठीक है, ये भी नहीं मानेंगे। फिर आगे है कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अवलोकन कौशल आ गया ना यहाँ पे, आपका ये पॉइंट सही होगा कि वो मतलब खाते हैं, कौन से पक्षी आएंगे उस दाने को खाएंगे, कौन से पक्षी नहीं खाएंगे, उनकी क्या आदत है, क्या नेचर है। ठीक है, तो अवलोकन करने के लिए मदद मिलेगा इसमें। तो आपका ये ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट ऑप्शन, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति दिखाना, नहीं, आपका ए बी डी नहीं है, ऑप्शन सी सही है इसमें, ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि, अंकुरण मतलब जो जर्मिनेशन होता है, मतलब कि बीज को हम भिगो दें, उसमें से उगता है कुछ, आंखा निकलता है, अंकुरित होता है छोटा मोटा, उसी को अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने को निश्चय किया। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा, क्रियाकलाप बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, चार्ट पेपर मतलब बनाना, चित्र के साथ नहीं। क्रियाकलाप बढ़िया होनी चाहिए, इसलिए ईवीएस उसमें प्राथमिकता किसका देता है, अवलोकन, अविष्ण, ये सब करने का। ठीक है, बीज को गमले में लगाना, बस गमले में लगा के छोड़ देना नहीं। मूंग से अंकुर, अंकुर जो निकलते हैं उसके निकलते हुए को देखना। हाँ, ये हो सकता है, जो मूंग का अगर हम बीज कहीं डाले हैं मिट्टी में, वहां से अंकुरन जब निकलता है उसको देखना, उसका अवलोकन करना। आपका ये सही होगा, वीडियो क्लिप देखना, ये नहीं। ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए, ठीक है, क्या है, एक सेवा पूर्व शिक्षक है, अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व और हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे, मतलब अपने जानने के लिए, अपने नैतिक को जानने के लिए। मतलब क्या हो सकता है, रचनात्मक आकलन उपकरणों का प्रयोग करेगा, योगात्मक आकलन उपकरणों का प्रयोग करेगा, नहीं। स्व आकलन, स्व आकलन अगर मतलब खुद का आकलन करना है उसको, तो क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट टूल्स, मतलब स्व आकलन उपकरण का प्रयोग करेगा वो। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों की, श्रवण बाधित मतलब जो सुनने में असमर्थ हो, ठीक है, बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षक को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। मतलब एक ऑनलाइन शिक्षण, मतलब शिक्षिका है वो ऑनलाइन पढ़ाना चाहती है श्रवण बाधित बच्चों को, तो अपने मतलब कि टीचिंग में क्या प्रोसेस करेगी। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, हाँ, ऑनलाइन कक्षा जब लेनी होगी एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता जरूर पड़ेगी जो बच्चे के पास रहे, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, श्रवण बाधित है, सुन नहीं सकता। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करना करके, ठीक है, केवल, ठीक है, ये छोड़ो। उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, ये हो सकता है। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, मतलब श्रवण बाधित है तो उसको मतलब सुन नहीं पाएगा तो दृश्य का प्रयोग ज्यादा करेंगे उसके लिए, ठीक है, ये सही है आपका। इसमें ये केवल मतलब इसको काट देंगे अगर यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन मिलेगा नहीं आपको। ए बी सी डी चारों सही है, देखो ए बी सी डी सही है ना,
ABCD सही है, सी ऑप्शन सही है। उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध भी कर सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेंगे। मतलब एक बार श्रवणबाधित, अब दृष्टिबाधित देखना है, ठीक है। दृष्टिबाधित मतलब जो आंख से देख नहीं पाएंगे, मतलब उनकी आंख की रोशनी नहीं रहती, तो उनके लिए शिक्षण की क्या व्यवस्था होगी ऑनलाइन शिक्षण में। आवाज में संदेश साझा करेंगे, आवाज से देखेंगे नहीं तो सुन तो सकते हैं ना, तो ये सही होगा। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करेंगे, हाँ ये भी ढेर सारी मौखिक व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, सहपाठी उसके साथ साथ पढ़ने वाले उसके द्वारा भी व्याख्या कर सकते, एक दूसरे से मतलब साथ साथ पढ़ेंगे तो सीखेंगे कुछ, मतलब सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ये भी सही है। ठोस अनुभवों का उपयोग करना, ठोस अनुभव ये क्या है, कंक्रीट मतलब क्या, मूर्त जब कोई चीज मतलब ब्लाइंड मतलब बच्चा अगर अंधा है, थोड़ा सा दृष्टिबाधित है, तो उसको क्या कुछ दिखेगा, मूर्त चीज दिखेंगी नहीं, इसलिए ठोस अनुभव का उपयोग तो नहीं करेंगे इसमें। ऑप्शन डी आपका कट जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ABC तीनों सही है। ऑप्शन ए में ही आपको मिलेगा ABC तीनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग का एक एनसीईआरटी व CBS की जो आपकी टॉपिक है वो चलेगी 15 प्रश्न। एक शिक्षक दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। मतलब कि दाना भूसा एक सब एक में है, उसको करना है अलग उसमें से दाने को, तो क्या करेगा वो, क्या प्रोसेस करेगा। हस्त चयन, हस्त में हाथ से निकाल देगा, नहीं। थ्रेशिंग, हाँ ये होगा। थ्रेशिंग क्या होता है कि इसमें हम मतलब जब फसल पक जाती है तो उसको ला के उसको क्या थ्रेशर मशीन में डालते हैं, तो वो क्या होता है उसमें से भूसा अलग हो जाएगा, दाना अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही पूछा है, तो भूसे से अलग करना है दाना को, तो क्या होगा, थ्रेशिंग। यही आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। रोनी ने एक भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्र ने उससे कहा कि वहां से इटालियन चीज मतलब पनीर, मान लो पनीर लाने के लिए कहा, तो कौन सी तकनीक चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम होगी। वहां से इटली से भारत लाना है और खाद्य पदार्थ क्या है, पनीर है आपकी, तो इसको सुरक्षित लाना है, तो कैसे लाएंगे हम, डिब्बा बंद करके, निर्जलीकरण करके, सॉल्टिंग मतलब लवणन करके, या निर्वात पैकिंग करके। नहीं, देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन सही होगा। आप डिब्बा बंद किसमें, अचार में करते हैं, ठीक है। इसमें पैकिंग क्या है, पनीर को करना है, तो निर्वात पैकिंग होगा, ठीक है। वैक्यूम, इसमें क्या होगा कि कुछ मतलब मशीन से उसको पैक कर देंगे ऐसे अच्छे से कि उसमें हवा न रहे, नहीं तो उससे क्या होगा, फंगस जीवाणु ये सब लग जाएंगे, जिससे खराब हो सकता है, ठीक है। और इटली से यहाँ भारत आना थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ज्यादा समय के लिए रखना है तो निर्वात पैकिंग करते हैं, ठीक है। वैक्यूम पैकिंग जिसे करते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन आपका डी सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवी क्षेत्र से भारत आया है। सर्दी की ऋतु में मतलब सर्दियों में कुछ पक्षी जो है कि उत्तरी ध्रुव से अपने भारत में आते हैं, तो इसमें पूछा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी। इसमें आप देखेंगे सभी ये प्रवासी पक्षी के नाम है, लेकिन सबसे छोटा पूछा है। देखते हैं क्या होगा आपका, है पिंटेल्स मतलब सिकपर बत्तख होगा, या छोटी मत्स्य कुररी होगी, या हंसावर मतलब जिसे इंग्लिश में फ्लेमिंगो कहेंगे, ठीक है, या फिर छोटी जलरंग जिसे स्टिंट कहते हैं, लिटिल स्टिंट। तो क्या हो सकते हैं, मतलब कि सबसे छोटी प्रवासी पक्षी जो होती है यही है आपकी छोटी जलरंग स्टिंट जिसे कहते हैं। आपका ऑप्शन यही सही होगा, ये सबसे छोटी प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों की ऋतु में उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत में आती हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अजय भोपाल में है, कहाँ है, भोपाल में, और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है, ठीक है। गंगटोक कहाँ, सिक्किम, पुदुचेरी कहाँ है, आपके यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तट पे। पुदुचेरी कई मतलब नाम से हैं आपके, मतलब आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा है प्रश्न में वो आपके आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। पुदुचेरी, गंगटोक सिक्किम में, और भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो इसमें पूछा कि दिशा, कि उसकी गंगटोक की दिशा उसके मध्य प्रदेश से और पुदुचेरी की दिशा क्या होगी, ठीक है। मैप में देखते हैं एक बार। आपका इसमें देखेंगे जो मध्य प्रदेश है बीच में, भारत के बीच में मध्य प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश मतलब भोपाल इसकी राजधानी यहाँ पे। और जो आपका गंगटोक है वो सिक्किम कहाँ है, उत्तर पूर्व, इधर सिक्किम यही है, ये आपका सिक्किम गंगटोक है, गंगटोक। और जो पुदुचेरी आपका था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कहाँ है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश।
ये पॉइंट यहाँ पे आपका पुदुचेरी है, यहाँ पे गंगटोक है। तो इसकी दिशा पूछा है कि भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश, यहाँ भोपाल से, यहाँ से गंगटोक और पुदुचेरी की दिशा पूछा है। तो पहले गंगटोक की देखते हैं कहाँ है। ये आपका उत्तर इधर है, पूरब उधर है, ठीक है। ये आपका इधर पूर्व दिशा है, ऊपर उत्तर है, इस साइड पश्चिम होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो मध्य प्रदेश भोपाल से आपको जाना है कहाँ, गंगटोक। तो ये तिरछा जा रहा है, तिरछा मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब ऊपर उत्तर है, उधर पूर्व है। यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, तिरछा जा रहा है, मतलब इधर पूरब है, इधर उत्तर, मतलब उत्तर पूर्व गंगटोक होगा। और दक्षिण में आपका आएंगे, नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश पुदुचेरी जहाँ है, यहाँ भोपाल से। यहाँ जब नीचे आएंगे यहाँ पे तो क्या होगा आपका, ये दक्षिण पूरब हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूरब उत्तर पूरब, गंगटोक उत्तर पूरब में है और आपका पुदुचेरी दक्षिण पूरब में है। ऑप्शन सी देखेंगे, यहाँ पे लिखा है उत्तर पूरब आपका गंगटोक है, दक्षिण पूरब आपका पुदुचेरी है। ऑप्शन सी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब जो एग्जाम हुआ है अभी कल ही 28 तारीख में, ये प्रश्न पूछा था कर्क रेखा से संबंधित। तो आप देखेंगे इसमें आज कितने जो राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित है भारत के। तो भारत के कुल 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित, ठीक है। नाम एक बार लिख लेते हैं सबको ऊपर। गुजरात है, राजस्थान है आपका, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर आपका क्या है, झारखंड है, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, आपका मिजोरम और त्रिपुरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हुए, 8 राज्य हो गए आपके। ये इतने राज्य आपकी कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा कहाँ है कि कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा। इसमें ऑप्शन देखो कटे कैसे। इसमें देखिए उत्तर प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, मतलब छत्तीसगढ़ तो है, उड़ीसा उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो कट गया, पहला ऑप्शन आप कट गया। फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ये है आपका। देखो छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात भी है और झारखंड भी है, मतलब तीनों मिल गया, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बी मिल गया, सही है। और इसमें आपका फिर उत्तर प्रदेश आ गया, इसमें आंध्र प्रदेश आ गया, तो ये सब कट गए। आपके जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा पर स्थित, यही है, ऊपर लिखे हैं। इसका एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो आप ट्रिक से भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ली जनजाति, वर्ली एक जनजाति है जो एक कला के लिए फेमस है, सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है, जो उनकी कला है जो किस लिए प्रसिद्ध है और कैसे बनती है, ठीक है, देखते हैं। तो वर्ली कहाँ की जनजाति है, एक महाराष्ट्र की जनजाति है, ठीक है। इसमें जो कला है, चित्र बनता है, वो सुप्रसिद्ध है। उस बनता कैसे है पूछा है। तो घास और पत्थर से नहीं, बांस और पत्थर से नहीं, गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है, ठीक है। तो वहां पे जैसे क्या होता है, जब मतलब वहां के लोग जनजाति जो है, वर्ली जनजाति, वो अपने घरों में या पूजा घरों में क्या करते हैं कि इससे गोबर जो होता है, मिट्टी से बना कुछ लेप बना के उसे पेंटिंग कर देते हैं। कुछ मतलब पक्षी, पशु के, जानवर को चित्र बनाएंगे, ठीक है, उनके चित्र बना देंगे और सुंदर कर देंगे, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चित्र कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का है आपका। गाय के गोबर और मिट्टी से बनाते हैं। ऑप्शन आपका सी इसमें सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत में मनाए जाने वाले फसल कटने वाले पर्व, मतलब काटने वाले पर्व कौन से हैं, मतलब त्योहार मनाते हैं दक्षिण भारत में। जब फसल कट जाती है तो उसमें कई त्योहार मनाते हैं। तो कौन से मतलब त्योहार है जो दक्षिण भारत में मनाते हैं फसल काटने के बाद? पोंगल, उगादी, बिहू और लोहड़ी। यहाँ पे आप देखेंगे बिहू, बिहू कहाँ है, दक्षिण भारत में नहीं, वो कहाँ है, पूर्वोत्तर, मतलब असम, असम राज्य में बिहू मनाया जाता है, ठीक है। बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में, या असम में मतलब पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा आपका। तो ये आपका कट जाएगा पहले ही, दक्षिण भारत नीचे है भारत के। ओणम, पोंगल, बिहू, बिहू फिर आ गया, फिर ये कट जाएगा। बिहू कहाँ ऐसा मनाया जाता है, ओणम, पोंगल, उगादी और विशु, ये आपका सही है। बिहू देखो लास्ट वाले में भी आया, ये भी कट जाएगा। लेकिन आपका जो सी ऑप्शन है इसमें, ओणम भी है, पोंगल, उगादी और विशु, ये चारों त्योहार कहाँ मनाया जाता है, दक्षिण भारत में, जब फसल कटाई होती है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है, ठीक है। झूम खेती क्या होती है, स्थानांतरित कृषि जिसे कहते हैं हम लोग, एक स्थान पे करने के बाद फिर उसको छोड़ के दूसरे स्थान पे जाके कृषि करते हैं वहां की जनजाति। तो आपके किस मतलब किस कहाँ के राज्य वाले इसको करते हैं, तो उड़ीसा में, मिजोरम में, बिहार में
या फिर उत्तराखंड में। तो ये मतलब सामान्य प्रश्न है, हर बार पूछता है सीटेट में स्पेशल। तो आपका मिजोरम जो राज्य है यहाँ पे झूम खेती प्रचलन है, यहाँ पे ज्यादा होती है झूम खेती, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है, ठीक है। पूछा क्या है, पट्टचित्र कला है, ठीक है। किस राज्य की ये पेंटिंग मतलब होगी, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, या गुजरात की, या महाराष्ट्र की, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो सकता है, आपके जो इसमें उड़ीसा राज्य है यहाँ पे पट्टचित्र की कला फेमस है, ठीक है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही है, ऑप्शन बी। इसमें क्या होता, पट्ट मतलब क्या होता है, कपड़े पे ही डिजाइन बनाया जाता है, कपड़े पे कुछ डिजाइन बना देंगे और उसको सुसज्जित कर देंगे सिलाई कढ़ाई से। आपके उड़ीसा राज्य में पट्टचित्र की कला फेमस है। महाराष्ट्र में अभी भी पढ़े वर्ली पेंटिंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते, शीघ्रता मतलब जल्दी शीघ्र बन जाए, फटाक से मतलब लंच, मतलब कि सुबह बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो बच्चे को नाश्ता फटाक से बनाते हैं ना, लेकिन इसमें वो सब नाश्ते नहीं चलेंगे। से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है, शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाता है, सबसे जल्दी बनने वाला नाश्ता पूछा है। अंडे का सैंडविच, टाइम लगेगा इसमें भी। कस्टर्ड कढ़ी, मतलब इसमें भी टाइम, डोसा बनाने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो भेलपुरी होती है, जो लाई मतलब आपकी जो मुरमुरी होती है, फटाक से बनता है। उसमें क्या करते हैं, लेते हैं किसी, आप देखोगे भेलपुरी जो बेचते हैं उसमें ले चटनी नमक और वो सब करके खबर करके उसमें ऑटोमेटिक उसको आपको खटाक से दे थमा देंगे, आप खाइए उसको। तो आपका क्या है, ये भेलपुरी बहुत मुश्किल से 5 या 10 मिनट का समय लगता है, इसमें आपका बन जाएगा भेलपुरी, ठीक है। आपका ये आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है, ठीक है। किस प्रकार के पक्षी की चोंच है, जो मीट जो मांस होता है उसको बड़े अच्छे से लोग काट के चबा के खा जाते हैं। तो आप देखेंगे तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, या फिर लंबी पतली सुई जैसी चोंच। नहीं, इसमें देखेंगे हुक जैसी चोंच जो है आपका यही सही होगा। जो चील बाज गरुड़ जो होते हैं गिद्ध, उनके चोंच जो होते हैं ऐसे ऊपर से ऐसे झुके रहते हैं, हुक टाइप का रहता है, उससे इनको मीट को काटने और खाने में आसानी होती है, ठीक है। तो हुक जैसी चोंच। तिकोने आकार के चोंच जो होते हैं, तिकोने ऐसे रहेंगे, तो ये आपके कबूतर और गोरैया जो दाने को फोड़ फोड़ के खाती हैं उनके होते हैं। गोरैया और क्या, किसका, कबूतर के, गोरैया कबूतर के। और सीधी और पतली चोंच, सीधी और पतली चाहिए तो ये आपके किसकी होंगी, ये आपके उसके जो बकुला होते हैं मारते हैं उसमें, बकुला की। और इधर बता दिए ये किसकी है, गिद्ध की है। गिद्ध, चील, इन सब की चोंच होती है। और लंबी पतली सुई जैसी जो होती है ये कठफोड़वा शक्करखोरा जो पक्षी होते हैं जो लकड़ियों में छेद करते हैं उनकी है, ठीक है, शक्करखोरा। ये आपका ऑप्शन इसमें सी, हुक वाला जो चोंच होता है मीट को काटने और खाने में काम आता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है, हांगकांग कहाँ है, विदेशी देश है, इसमें कौन सा भोजन लोकप्रिय है, सोमजैन, लिंगू फैन, मापू टोफू, या सुशी। इसमें देखते हैं हम जो लिंगू फैन, ये क्या है, एक व्यंजन होता है, सांप से बनता है, सांप से व्यंजन बनता है। तो यहाँ के कहाँ के, हांगकांग के लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं। सांप, यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के सांप को देख के डर के भाग जाते हैं और वहां के लोग पकड़ के खा जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है टेपियोका का दूसरा नाम है, टेपियोका कहाँ का है, केरल का। शकरकंद की तरह जमीन के नीचे ऐसे उगता है, वहां के लोग इसको खाते हैं बड़े मन से। तो टेपियोका का इसका दूसरा नाम वहां के लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मूली कहते हैं, नहीं, कप्पा, यही कप्पा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कप्पा। अदरक, शकरकंद नहीं, आपका ऑप्शन जो इसमें सही होगा बी, कप्पा। मतलब उसको टेपियोका क्या कहते हैं, कप्पा, दूसरा नाम उसका कप्पा है, ऑप्शन बी सही। चलिए आगे देखते हैं। वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, ठीक है, मतलब दीर्घकाल मतलब वहां ज्यादातर देखते हैं कि बाढ़ ही आती रहती है, बाढ़ का पानी रहता है। स्थानीय लोगों में का कारण हो सकता है, मतलब डेस कारण होगा, क्या कारण होगा, वहां पुनर्वास होगा, रिसेसमेंट, मतलब वहां आके बस जाएंगे, बाढ़ आता है तो वहीं जाके बसेंगे, नहीं, स्थानांतरण, यही सही होगा। क्या होगा, स्थानांतरण। बाढ़ जहां ज्यादा आती है तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, वहां के लोग क्या करेंगे, वहां से स्थानांतरित हो जाएंगे, ठीक है, एक उस स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बसना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट, यही आपका सही ऑप्शन बी। देश प्रत्यावर्तन पुनर्स्थापन ये नहीं है आपका, जो स्थानांतरण होता है, बाढ़ यहाँ पे आते हैं तो वहां पे सब लोग रुकते नहीं है, बाढ़ के पानी में रुकेंगे क्या करें, मछली मारने, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका स्थानांतरण।
चलिए आगे देखते हैं आखिरी प्रश्न क्या है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से, मतलब ठोस अपशिष्ट पदार्थ है उसको निस्तारण के लिए जो विधि अपनाते हैं, किस विधि से वायु प्रदूषण फैलता है? वायु प्रदूषण, ठीक है। भूमि की भराई, मतलब जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम गड्ढे में दबा देंगे, उससे वायु प्रदूषण होगा नहीं, उससे मृदा प्रदूषण ज्यादा होता है। कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद से कोई प्रदूषण नहीं होता। आप लोग खाद बनाइए अपने मतलब जैविक खेती के लिए प्रयोग करें। कृमियों से खाद बनाना, मतलब जो केचुए से खाद बनती है, इससे प्रदूषण होगा नहीं। भस्म करना, ये आपका इनिसिनरेशन क्या होता है? भस्म करना, क्या आप जिसमें भट्टी जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों मतलब लगाते हैं भट्टी, उसमें आप डाल देंगे, फिर अपना वो क्या होगा, धुआं निकलेगा बहुत ज्यादा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अनेक मतलब खतरनाक गैसें निकलती रहती है, जिससे वायु प्रदूषण होगा, ठीक है। तो आपका जो भस्म करते हैं मतलब जलाते हैं उसको, ठोस अपशिष्ट पदार्थ को, तो ये आपका क्या होगा, भस्म करेंगे तब उससे वायु प्रदूषण फैलेगा। तो हमारा आज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसको देखते रहिए, हमारे मतलब चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करते रहिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।